हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम में हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैक्सवेल्स इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे और मैक्सवेल इक्वेशन को हम लोग लेंगे। तो बेसिकली कितने मैक्सवेल्स इक्वेशन होते हैं? 4, जिसमें से पहला मैक्सवेल्स इक्वेशन है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि है गॉसेस लॉ। दूसरा मैक्सवेल्स इक्वेशन है डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, जो बताता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तीसरा मैक्सवेल्स इक्वेशन है कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। और चौथा जो आपके पास है मैक्सवेल्स इक्वेशन, तो जो तीसरा मैक्सवेल्स इक्वेशन है कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, ये क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चौथा मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है वो है कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। तो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रही है बहुत दूर से और वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है। तो उस केस में उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास मैक्सवेल्स इक्वेशन जो होता है उसको हम सॉल्व करेंगे इन द रीजन ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब है कि जहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना कोई करंट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहीं से ट्रेवल करते हुए आ रही है और कहाँ पे ट्रेवल कर रही है? फ्री स्पेस में, वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है। तो पहला जो पॉइंट है वो है द वेव इक्वेशन फॉर ई एंड बी। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वेव इक्वेशन निकालेंगे। तो वेव इक्वेशन क्या होता है? बेसिकली डेल टू डेल स्क्वायर एफ माइनस 1/v² डेल टू एफ बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि एफ जो है एक वेव है। तो ये 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन, तो इसी के फॉर्म में लाना है। तो कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम क्या करेंगे, इन द रीजन ऑफ फ्री स्पेस, जहाँ पे आपके पास ना तो चार्ज है और ना तो करंट है, तो उसमें अगर हम देखें मैक्सवेल्स इक्वेशन हमारा कैसे हो जाएगा, डेल डॉट इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इधर आ जाएगा जीरो क्योंकि रो जीरो है। डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होता ही है। कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी और कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, तो म्यू नॉट जे की जगह जीरो हो जाएगा, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये वाला इक्वेशन कंसीडर करें, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, अगर ये हम लें तो कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी है। तो हम करेंगे क्या, दोनों साइड कर ले लेंगे। कंसीडर कर्ल ऑफ ई, तो जब कर्ल ऑफ ई लेंगे तो अब इसका क्या होता है, ये एक आइडेंटिटी है जिसका मान होता है डेल डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई। तो याद कैसे रख सकते हैं इसको, हम ऐसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो होता है ए डॉट सी इंटू बी। तो ये आ गया आपके पास बी इंटू ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी, दैट इज डेल स्क्वायर इंटू ई। तो ये आ जाएगा आपके पास इतना। तो अब हम करेंगे क्या, कर्ल ऑफ ई में, तो ये आ जाएगा कर्ल ऑफ ई की जगह इक्वेशन 3 से रख देंगे, मैक्सवेल्स इक्वेशन 3 से, तो आ जाएगा माइनस डेल बी बाई डेल टी यहाँ पे, और ये डेल डॉट ई जीरो है इक्वेशन फर्स्ट से, तो आ गया माइनस डेल स्क्वायर इज इक्वल, ये आ जाएगा जीरो और ये आ जाएगा माइनस डेल स्क्वायर ई। ठीक है, तब क्योंकि डेल बाई डेल टी है और ये स्पेस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है, तो डेल बाई डेल टी बाहर आ जाएगा माइनस साइन के साथ, और ये आ जाएगा कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर ई। तो यहाँ पे अगर हम कर्ल ऑफ बी का मान रख दें, तो कर्ल ऑफ बी का मान जैसे रखेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी, तो ये आ गया कर्ल ऑफ बी का मान, और ये आपका माइनस माइनस, ये इधर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा डेल बाई डेल टी कर्ल ऑफ बी का मान रखते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, कौन सा इक्वेशन से, इक्वेशन 4 से, और डेल स्क्वायर ई आपका इतना। तो अब ये पूरा इक्वेशन किसके टर्म में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आ गया। तो डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, या हम इसको इधर ले जाएं, ये वाले टर्म को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। सो डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली एक वेव इक्वेशन है, 3 डायमेंशनल वेव को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने क्या किया था, कर्ल ऑफ ई कंसीडर किया था, अब हम कंसीडर अगर कर लें कर्ल ऑफ बी, यहाँ पे ई था वहाँ पे बी, अगर हम इसको कंसीडर करें, इसको निकालना चाहें, तो कर्ल ऑफ बी हो जाएगा उसी तरीके से ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये आ जाएगा ए डॉट सी इंटू बी, तो बी इंटू ए डॉट सी, सॉरी बी इंटू बी, ये है बी इंटू ए डॉट सी माइनस ए इंटू बी इंटू सी, तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर और फिर आ जाएगा बी। अब डेल डॉट बी जीरो है तो यहाँ से ये जीरो आ गया। अब कर्ल ऑफ बी कितना है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी,
और मेन ये आ जाएगा माइनस डेल स्क्वायर बी। तो इसका मान हम कहाँ से रख रहे हैं, कौन से मैक्सवेल इक्वेशन से, ये है आपका मैक्सवेल इक्वेशन 2, और हमें चाहिए कर्ल ऑफ बी, तो कर्ल ऑफ ई है यहाँ पे, नहीं कर्ल ऑफ बी है। तो जब कर्ल ऑफ बी है तो कर्ल ऑफ बी का मान रख देंगे कौन से, ये आपका इक्वेशन 4 म्यू नॉट एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी, सॉरी तो ये आ गया यहाँ पे, जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी, ये 0 हो गया और ये माइनस डेल स्क्वायर बी आ जाएगा। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और डेल बाई डेल टी ये टाइम के रिस्पेक्ट में, ये स्पेस के रिस्पेक्ट में, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, डेल बाई डेल टी को बाहर ले सकते हैं, तो आ जाएगा कर्ल ऑफ ई, और इधर आ गया माइनस डेल स्क्वायर बी। तो अब इसको थोड़ा सा अरेंज अगर हम करें तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डेल टी कर्ल ऑफ ई, कर्ल ऑफ ई का मान फिर मैक्सवेल इक्वेशन से देखेंगे आता है माइनस डेल बी बाई डेल टी, यहाँ आ जाएगा माइनस डेल बी बाई डेल टी इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर बी। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लें थोड़ा सा तो यह आ जाएगा माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू बी अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या ऐसे समझ सकते हैं कि हम इसको इस साइड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू बी अपॉन डेल टी स्क्वायर 0। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 मान लिया हम लोगों ने। तो अगर देखें तो ये दोनों सेम ही फॉर्म है, इस इक्वेशन का फॉर्म और इस इक्वेशन का फॉर्म सेम है, राइट। बस जहाँ पे ई है और यहाँ पे क्या है, बी है। और डेल स्क्वायर ऑपरेटर क्या होता है, ये हमें पता है, लाप्लासियन ऑपरेटर होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर होता है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो इक्वेशन 1 एंड 2 आर द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये इस तरीके का है, डेल टू एफ माइनस 1 बाई वी स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं v जो है स्पीड ऑफ द वेव है, राइट। सो डेल टू एफ माइनस 1 बाई वी स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहाँ पे f क्या है, इक्वेशन 1 में e के बराबर है और इक्वेशन 2 में b के बराबर है, और जो ये 1 अपॉन वी स्क्वायर है ये कितने के बराबर है, ये आपका बराबर है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो v होता है, अगर इस तरीके से इक्वेशन है तो इसको बोलते हैं वेव इक्वेशन, जहाँ 3 डायमेंशनल वेव का इक्वेशन है, तो अगर 3 डायमेंशनल वेव ट्रेवल कर रही हो तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ पे वेव की स्पीड है v। तो अब हम लोगों ने निकाला यहाँ से, अगर कंपेयर कर दे इसको इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 से, तो f बराबर e एंड b, राइट, e हो सकता है b हो सकता है, लेकिन दोनों ही केस में जो 1 अपॉन वी स्क्वायर है ये कांस्टेंट है, दैट इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो v स्क्वायर का मान हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जो कि स्पीड ऑफ द वेव है, ठीक है। स्पीड ऑफ द ईएम वेव कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व कर ले, म्यू का मान रख दें, एप्सिलॉन का मान रख दे, तो म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7 और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 10 टू द पावर माइनस 12। रख के जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा एसआई यूनिट में, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ द ईएम वेव आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो कितना आ गया, वो आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्लेन वेव सोल्यूशन, a wave whose amplitude is same at any point in a plane perpendicular to the direction of propagation। तो अगर आपके पास एक कोई वेव है, उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर, उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर अगर प्लेन ड्रॉ करें, उस पूरे प्लेन में अगर जो आपके पास है एम्पलीट्यूड सेम रहता है वेव का, तो ऐसे वेव को बोला जाता है प्लेन वेव। और इसका जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन किस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें दोनों टर्म है, यानी ये r और t दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसमें से क्या होगा कि आपके पास जो प्लेन वेव सोल्यूशन होता है उसमें एक कांस्टेंट टर्म रहेगा जो कि एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव होगा, और एक फेज टर्म रहेगा, और इस फेज टर्म में ही आपका r डिपेंडेंस हो गया और टाइम डिपेंडेंस हो गया। सो E0 जो है बेसिकली कांस्टेंट है, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन है इसी को बोलते हैं प्लेन वेव सोल्यूशन। सो ERT इज इक्वल टू E0 e टू द पावर I k डॉट r माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा है, तो उसका जो सोल्यूशन होगा ये आ जाएगा। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रहा है, तो इसका भी सोल्यूशन आपके पास ये आ जाएगा, राइट। अब जो k है यहाँ पे अगर हम देखें तो E0 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, B0 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। k जो है ये वेव के प्रोपगेशन के बारे में बताता है, यानी जो k वेक्टर है ये बेसिकली बताता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, किस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है। और ओमेगा क्या है, वेव की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आर क्या है, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जिस पॉइंट पे आप वेव का एम्पलीट्यूड पता करना चाहते हो, राइट। टी क्या है, जितने टाइम पे आपको पता करना है वेव का, जिस टाइम पे आपको वेव का एम्पलीट्यूड पता करना है, राइट। सो ये आ गया आपके पास प्लेन वेव सोल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, प्लेन वेव सोल्यूशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ओके। जहां पे के जो है ये है के इंटू के कैप। तो के जो होता है ये इसको बोलते हैं वेव नंबर,
राइट, या वेव वेक्टर बोलते हैं। और जो के कैप होता है, राइट, कोई भी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई उसका यूनिट वेक्टर। तो जो के कैप है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव का है उसके बारे में बताता है। तो अगर हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव का निकालना है तो किस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, वो प्रोपगेट कर रही है के कैप के डायरेक्शन में। जो वेव वेक्टर होता है के, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा, राइट, और लेमडा जो होता है वो होता है सी बाई न्यू। लेमडा क्या है, सी बाई न्यू। तो सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे सी बाई न्यू, जैसे ही करेंगे तो ये न्यू ऊपर चला जाएगा, सो आ जाएगा हमारे पास के इज इक्वल टू 2 पाई न्यू बाई सी इंटू के कैप। अब 2 पाई न्यू, जो न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, तो जब 2 पाई न्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, तो आ जाएगा के इज इक्वल टू ओमेगा बाई सी इंटू के कैप। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है डेल स्क्वायर निकालना है, राइट, जो हमें इक्वेशन 1 में रखना है। तो हमें अब बस इसी को इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल डॉट ई। सपोज डेल डॉट ई अगर हम निकालें तो डेल डॉट ई जो होगा ये हो जाएगा डेल डॉट ई की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये जगह ई जीरो टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ओके, अब ये जो है ये कांस्टेंट है और ये क्या है, ये आपके पास है ये इसी में पोजीशन और टाइम का डिपेंडेंस है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए, यहाँ पे फाई एक स्केलर है और ए क्या है, वेक्टर है, तो वो होता है आपके पास ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस ए डॉट ग्रेडियंट ऑफ फाई प्लस फाई डेल डॉट ए, ये होता है आइडेंटिटी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये दो फंक्शन है, एक स्केलर है एक वेक्टर है इसमें, तो इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा ई जीरो डॉट ग्रेडियंट ऑफ दिस स्केलर क्वांटिटी प्लस पाई इंटू डेल डॉट ई जीरो। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। और अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ई जीरो है, ग्रेडियंट को अगर हम एक्सपेंड करें तो ग्रेडियंट क्या होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस वाई कैप डेल बाई डेल प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। तो हम उसमें से केवल पहला टर्म ले रहे हैं, राइट, क्योंकि जिस तरीके का इसका सोल्यूशन आएगा उसी तरीके से फिर हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम इसमें एक्स वाला ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा आई कैप डेल बाई डेल एक्स। और यहाँ समेशन लगाने से मतलब ये हो गया कि इसमें और सारे टर्म है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। तो वाई वाला और जेड वाला टर्म छोड़ दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं, राइट। तो हम जस्ट में पहला टर्म लिए ग्रेडियंट का, फिर ये आपके पास है इतना, राइट, ये जो स्केलर टर्म है। फिर इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो ये डेल डॉट ई जीरो, यानी डेल ऑपरेटर कांस्टेंट के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, तो उसका मान कितना हो जाएगा, उसका मान हो जाएगा जीरो। तो इसलिए ये जो सेकंड टर्म है ये पूरा आपका कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डाइवर्जेंस कांस्टेंट के ऊपर, या ऐसे समझ सकते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है, तो सेम ही चीज़ है। सो ए जीरो ई जीरो आ गया, ई जीरो आ गया, आई कैप डेल बाई डेल एक्स। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है इस पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ई टू द पावर एक्स का या ई टू द पावर अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि चेन रूल यूज करेंगे। तो ये हमारे पास एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू द पावर एक्स। ठीक है, लेकिन ये x तो नहीं है, तो हमें इसका चेन रूल से इनटू करके दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा पूरे टर्म का। ठीक है, तो डेल बाय डेल एक्स आई, जहाँ पे आई क्या है, ये इमेजिनरी नंबर ये वाला, और के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, राइट, आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, और ये आई कैप है यूनिट वेक्टर एक्स कैप के एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो आ गया ई जीरो, और ये आ गया समेशन आई कैप, और ये आ गया ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब इसको हम लोग, क्योंकि आई जो है ये कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये आ गया डेल बाय डेल एक्स के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर मान लें कि जो के है ये कंपोनेंट फॉर्म में के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स के एक्स प्लस वाई के वाई माइनस जेड के जेड। अब फिर ये आपके पास आ गया माइनस ओमेगा टी। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन में केवल एक्स है यहाँ पे, और एक्स तो है नहीं यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन जस्ट इस वाले टर्म में आएगा, और एक्स का हो जाएगा डिफरेंशिएशन वन, तो ये आ जाएगा के एक्स, राइट। बाकी ये सारा टर्म ऐसे ही लिख देंगे, ई जीरो फिर आई कैप पर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी इंटू आई, और फिर इसका डिफरेंशिएशन पूरे का आ जाएगा के एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल डॉट टी इज इक्वल टू ई जीरो डॉट, अब इसमें से हम बस टर्म को अरेंज करेंगे, तो आई कैप के एक्स और ये आई ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी अलग कर लिए। तो ये जो टर्म है
ये अगर हम इसको जनरलाइज करें एक्स के ऊपर तो आ जाएगा आई कैप के एक्स प्लस वाई कैप सॉरी प्लस जे कैप के वाई प्लस जेड कैप सॉरी प्लस के कैप के जेड, राइट। आई कैप के एक्स प्लस जे कैप के वाई प्लस के कैप के जेड, यानी ये वेक्टर के है, राइट। तो दिस इज, इसको अगर हम पूरा एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास वेक्टर के, और ये आपके पास है आई, ठीक है। और ये क्योंकि ये स्केलर है तो हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, तो आ जाएगा ई जीरो ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और ई जीरो ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये क्या है, वेक्टर ई है। तो हमने निकाला डाइवर्जेंस, जो हमारे पास आ गया ई डॉट के आई। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं आई के डॉट वेक्टर ई। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि डाइवर्जेंस जो होता है प्लेन वेव का वो किस तरीके से आएगा, जस्ट डेल को हटा करके यहाँ वेक्टर आई के लिख देना है, आई वेक्टर के लिख देना है, राइट। तो डेल अगर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर प्लेन वेव, तो प्लेन वेव अगर है तो उसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो जस्ट यहाँ पे डेल की जगह पे क्या आ जाएगा, आई के आ जाएगा, ठीक है। सो डेल डॉट ई इज इक्वल टू आई के डॉट ई। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी सेम तरीके से है तो डेल डॉट बी निकालेंगे तो वहां पे भी क्या आ जाएगा, आई के डॉट बी। डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। डेल डॉट ई जीरो है, राइट, मैक्सवेल्स इक्वेशन से, और डेल डॉट बी भी मैक्सवेल्स इक्वेशन से जीरो है। इसका मतलब हो जाएगा, अब यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डेल डॉट ई का मान कितना है, आई के डॉट ई, आई के डॉट ई, यहाँ जाएगा आई के डॉट बी। तो अब आई तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि आई का मान होता है अंडर रूट वन, अंडर रूट माइनस वन, तो इसलिए के डॉट ई इज इक्वल टू जीरो, के डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि के जो है वो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। दिस शोज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, है ना। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रांसवर्स इन नेचर है। इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है। ओके, तो यहाँ से ये हमने प्रूफ कर दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो ट्रांसवर्स होती है नेचर में, और ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। ये ट्रांसवर्स वेव है, जैसे साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, ठीक। तो हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया। फिर हमारे पास है मैक्सवेल्स इक्वेशन कर्ल ऑफ इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो अब यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट डेल की जगह पे आई के रख देंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि डेल डॉट ई निकालेंगे, अगर प्लेन वेव है तो आ जाता है आई के डॉट ई। तो यहाँ पे कर्ल ऑफ ई अगर हम निकालेंगे, क्योंकि प्लेन वेव है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है पूरा, तो सॉल्व करेंगे यहाँ जस्ट आ जाएगा आई के, ठीक है, आई के क्रॉस ई, और ये आ जाएगा माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो डेल बी बाई डेल टी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जस्ट आई ओमेगा माइनस आई ओमेगा टाइम्स वेक्टर बी। देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो बी आपके पास है, ये है बी जीरो ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। डेल बी बाई डेल टी जैसे करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे 1 सेकेंड, देयर इज ए मिस्टेक हियर। सो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये बी जीरो वेक्टर है, राइट, नाउ इट इज करेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये बी इज इक्वल टू बी जीरो ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब डेल बी बाई डेल टी जैसे ही लेंगे तो ये बी जीरो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में इसका, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है, लेकिन ये ई टू द पावर एक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टर्म है, तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इनटू करके डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल से। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, सबसे पहले देखेंगे कि टी कहाँ पे है, टी इसमें है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, और ये आ जाएगा माइनस आई ओमेगा टी, तो माइनस आई ओमेगा बाहर आ जाएगा, टी का हो जाएगा 1। तो इसलिए इस पूरे टर्म का जो ये पावर में दिख रहा है डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, टाइम के रिस्पेक्टिव माइनस आई ओमेगा। तो इसलिए डेल बी बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा बाहर ले लिया, और ये जो टर्म है ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, तो आ जाएगा वेक्टर बी। सो डेल बी बाई डेल टी आ जाता है माइनस आई ओमेगा वेक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया माइनस आई ओमेगा वेक्टर बी, तो यह आ जाएगा माइनस आई ओमेगा वेक्टर बी, जैसे रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज आई ओमेगा वेक्टर बी। और कर्ल ऑफ ई जो होगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्लेन वेव है, तो यहाँ जस्ट आई के आ जाएगा, है ना। तो ये आई के क्रॉस ई, तो के क्रॉस ई, आई से आई कैंसिल हो गया, तो के क्रॉस ई इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स वेक्टर बी, ठीक है। फिर हमारे पास एक मैक्सवेल्स इक्वेशन है, कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। तो यहाँ पे भी जहाँ पे डेल है यहाँ पे जस्ट आपको आई के लिख देना है, तो आ जाएगा आई के क्रॉस बी, क्योंकि हम सॉल्व करेंगे, अगर प्लेन वेव नहीं होगा तो उस केस में नहीं है, बट यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन वेव है तो इसलिए आ जाएगा आई के क्रॉस वेक्टर बी, ये आई के क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी जैसे करेंगे, तो जैसे हमने बी के लिए सॉल्व किया कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये जस्ट आ जाएगा माइनस आई ओमेगा टाइम्स वेक्टर बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्म है वो सेम ही है
राइट। जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ वहाँ ई लिख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये आ जाएगा डेल ई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा वेक्टर ई। सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे माइनस आई ओमेगा वेक्टर बी माइनस आई ओमेगा वेक्टर ई, तो आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस आई ओमेगा टाइम्स वेक्टर टाइम्स यहाँ पे टाइम्स वेक्टर ई। तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आई से आई कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा के क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वेक्टर ई। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हम के क्रॉस ई लेते हैं तो आ रहा है ओमेगा टाइम्स वेक्टर बी, यानी के क्रॉस ई मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड विद सम कांस्टेंट दे रहा है, यानी डायरेक्शन जो होगा के क्रॉस ई का वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। और के क्रॉस बी यानी वेव वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड से अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपके पास वेव वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। वेक्टर ई, वेक्टर बी एंड वेक्टर के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, तो पहले हम लोगों ने प्रूव कर लिया था कि ट्रांसवर्स होता है नेचर में, के डॉट ई के डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ गया था। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वेक्टर ई के साथ के का और वेक्टर बी के साथ के का, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड का के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा। तो हमारे पास ये आ गया, इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सिंस बी, अगर हम बी को यहाँ से सॉल्व करें तो आ जाएगा 1 बाई ओमेगा के क्रॉस ई, या अगर हम इसको लिखें के कैप क्रॉस ई अपान ओमेगा। के कैप का मान होता है ओमेगा बाई सी, है ना, क्योंकि वैक्यूम में ट्रेवल करें, वैक्यूम में हम स्पीड कन्वेंशनली सी मान के चलते हैं, जिसका मान होता है, स्पीड का मान कितना होता है 1 अपान अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों ने प्रूफ किया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, के का मान रख देंगे ओमेगा बाई सी और ये 1 अपान ओमेगा ये टर्म है के कैप क्रॉस ई। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, सो दिस इज 1 बाई सी के कैप क्रॉस ई। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो आ गया वो आ गया के कैप क्रॉस ई अपॉन सी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना होगा के कैप क्रॉस ई, तो के कैप क्रॉस ई जो है, के कैप और ई के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप यूनिट वेक्टर होता है, तो जैसे ही मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 हो जाएगा। तो ये ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा, तो ए इसका मैग्नीट्यूड है 1, यूनिट वेक्टर है। ई का मैग्नीट्यूड है, इस ई का मैग्नीट्यूड है ई, और ये दोनों के बीच एंगल कितना है, वेव वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इसलिए साइन 90। तो ये आ जाएगा बी का जो मैग्नीट्यूड आया वो आ गया ई बाई सी, राइट। तो बी इज इक्वल टू ई बाई सी या ई बाई बी इज इक्वल टू सी। वेव इंपेडेंस ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है तो फ्री स्पेस उसको कितना इंपेडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्री स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कितना इंपेडेंस प्रोवाइड करता है। तो वेव इंपेडेंस जो डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है, इसको डिनोट करते हैं जेड नॉट से, डिफाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई ऑक्सिलरी फील्ड, जहाँ पे जो बी और एच में रिलेशन होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम प्लस एच, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम प्लस एच। अब क्योंकि फ्री स्पेस है तो वहाँ पे कोई मटेरियल है नहीं, तो पोलराइजेशन और मैग्नेटाइजेशन होगा नहीं, तो इसलिए एम में बराबर 0। तो बी बराबर होता है म्यू नॉट एम प्लस एच, तो बी हो जाएगा, क्योंकि फ्री स्पेस की अगर हम बात करें तो आ जाएगा जस्ट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। तो ये फ्री इंपेडेंस में हम रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पे, और एच की जगह रख देंगे, यहाँ से निकालेंगे तो बी अपान म्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ई बाई बी, म्यू नॉट ऊपर चला गया। अब ई बाई बी अभी हम लोगों ने निकाला था, ये सी के स्पीड ऑफ वेव के बराबर होता है ई बाई बी, राइट, और ये म्यू नॉट आ गया। तो सी का मान है 3 × 10⁸ और म्यू नॉट है 4π10⁻⁻⁷। सॉल्व कर लेंगे तो जेड नॉट का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 377, और ये हम लोग एसआई यूनिट में कैलकुलेट करें तो आ जाएगा किसमें, ओम में, 377 ओम जेड नॉट का मान। और जेड नॉट क्या है, यहाँ पे कोई आपका कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है, ये रियल क्वांटिटी है, तो इसका मतलब है ई बाई एच, ये एक क्या है, एक रियल क्वांटिटी है। जब ई बाई एच रियल क्वांटिटी है तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका फील्ड ई और एच है वो सेम फेज में होगा। अगर ये रियल नहीं होता, यहाँ माइनस साइन भी अगर आ जाता तो हम लोग बोल देते अपोजिट फेज में होगा, बट यहाँ पे ये रियल है और पॉजिटिव है जेड नॉट का मान, तो इससे हम बोल सकते हैं कि जेड नॉट इज रियल एंड पॉजिटिव, फील्ड्स ई एंड एच आर इन सेम फेज। अब जेड नॉट का मान हम और तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे जेड नॉट जो है ई बाई एच है, दिया जाएगा सी यू नॉट, सी म्यू नॉट आ गया। ठीक है, जेड नॉट का मान, तो सी का मान हम अगर रख दें, ये होता है
आपके पास 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट और ये म्यू नॉट है, तो सॉल्व कर लेंगे तो जेड नॉट का एक दूसरा मान आता है म्यू नॉट √μ0 अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके। बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एच। अभी हम लोगों ने देखा कि जो बी होता है म्यू नॉट एच आ जाएगा यहाँ से। म्यू नॉट का मान है 4π10⁻⁷ टाइम्स एच। ई बाई एच ये यहाँ से ई बाई एच इज इक्वल टू 377। तो ई बाई एच इज इक्वल टू 377, तो ई बराबर आ जाएगा 377 टाइम्स एच। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसका मैग्नीट्यूड इट इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10⁻⁷ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। बी में बी का मान जो है 10⁻⁷ टाइम्स एच है और एच और जो ई का मान है वो 377 टाइम्स एच है। तो कौन बड़ा होगा? ई बड़ा होगा, राइट। पॉइंटिंग वेक्टर जो बेसिकली होता है ये आपको क्या बताता है? फ्लक्स के बारे में बताता है। और ये आपका डिफाइन जो होता है वो यहाँ से होता है S इज इक्वल टू 1/μ0 E क्रॉस B। ये जो क्वांटिटी इसी को बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। ये बेसिकली हमें क्या बताता है? एनर्जी फ्लक्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो अब हमारे पास S इज इक्वल टू जो S है इसी को पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं 1/μ0 E क्रॉस B। तो अब हम यहाँ से B का मान हम लोगों ने निकाला था, B का मान कितना था? 1/c k कैप क्रॉस E मैग्नेटिक फील्ड का। सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा k कैप क्रॉस E अपान C 1/μ0। अब इसको ये तीन वेक्टर है A क्रॉस B क्रॉस C, ये 1/μ0 से बाहर आ गया तो आ जाएगा E डॉट E इंटू के कैप माइनस के कैप, सबसे पहले E डॉट E इंटू के कैप आ जाएगा, फिर आ जाएगा E डॉट के कैप इंटू E A क्रॉस B क्रॉस C के फार्मूले से। तो अब E डॉट E ये हो जाएगा E स्क्वायर और E डॉट के कैप यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और के कैप परपेंडिकुलर है इसलिए ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जस्ट 1/μ0 C के कैप E स्क्वायर, ये वाला टर्म 0 हो गया क्योंकि के कैप डॉट इज इक्वल टू 0। यस, सो आ जाएगा S इज इक्वल टू 1/μ0 1/μ0 और C जो होता है वो होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। C का मान जैसे यहाँ रख देंगे तो ये μ0 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया अंडर रूट और ये आ गया के कैप E स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ अंडर√μ0 है, यहाँ μ0 है, तो यहाँ से एक अंडर रूट कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा अंडर√μ0 और यहाँ बचा अंडर√ε0, तो यह आ जाएगा अंडर√ε0 अपान μ0 E स्क्वायर के कैप। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास होता है अंडर√μ0 ε0 ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है इम्पिडेंस Z0 के। तो हम इसको लिख सकते हैं Z0 अंडर√μ0 अपान ε0 की जगह Z0 रख देंगे, ये E स्क्वायर के कैप। तो हमारे पास आ गया S इज इक्वल टू S का मान आ गया E स्क्वायर अपान Z0 इंटू के कैप। इसका अगर एवरेज निकालें तो एवरेज जब निकालेंगे तो Z0 कांस्टेंट है, के कैप आपका वेक्टर है, तो एवरेज केवल E स्क्वायर का होगा, राइट। तो एवरेज S इज इक्वल टू एवरेज E स्क्वायर के कैप अपान Z0। के कैप अपान Z0 बाहर आ गया और E स्क्वायर को अगर हम ओपन करेंगे तो E की जगह हमारे पास क्या था? E0 के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब इसमें दो टर्म है, e⁻i थीटा से अगर हम ओपन करें तो e⁻i थीटा क्या होता है? मान लेते हैं ये अगर थीटा है तो होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसमें रियल टर्म कौन सा है? रियल टर्म है केवल cos थीटा, साइन थीटा तो इमेजिनरी वाला पार्ट है। तो हम जस्ट रियल वाला पार्ट अगर कंसिडर करें तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ई स्क्वायर का, तो इसका जो रियल पार्ट होगा ये हो जाएगा E0 cos थीटा, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा E0 cos स्क्वायर थीटा, और थीटा है आपके पास के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब cos स्क्वायर का अगर हम एवरेज निकालें, क्योंकि E0 जो है आपका कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का जब एवरेज निकालेंगे तो इसका आ जाता है मान फुल पीरियड के लिए अगर एवरेज निकालेंगे आता है 1/2। साइन स्क्वायर थीटा उसका भी मान 1/2 ही आता है फुल पीरियड के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका मान आ जाएगा 1/2, E0 स्क्वायर बाहर है कांस्टेंट आ जाएगा, आपके पास बचेगा के कैप Z0। इसका अगर हम एवरेज देखें cos स्क्वायर थीटा का 1/2 पाई तो एवरेज cos स्क्वायर थीटा का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? 1/2 पाई 0 to 2 पाई cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 1/2, है ना। इंटीग्रेशन इसको सॉल्व कर लेंगे cos स्क्वायर थीटा का तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसलिए cos स्क्वायर थीटा का जो एवरेज होता है वो होता है 1/2। तो हमने निकाल लिया कि अगर हमारे पास जो पॉइंटिंग वेक्टर है उसका एवरेज निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2 E स्क्वायर अपॉन Z0 के कैप। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो होती है 1/2 μ0 इंटू B स्क्वायर। तो अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें तो 1/2 से 1/2 कैंसिल आ जाएगा, μ0 ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज μ0
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और ई बाई बी ये होता है सी के बराबर, तो ये आ जाएगा पूरी क्वांटिटी सी स्क्वायर के बराबर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब यू ई अपान यू एम ये हो जाएगा, यहाँ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, सी का मान कितना होता है 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सी स्क्वायर है तो आ जाएगा 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल होकर के, तो यू ई अपान यू एम का मान कितना हो जाएगा 1, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो होती है इन दोनों का रेशियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए सेम होता है, दैट इज 1, राइट। रेशियो यानी यू ई अपान यू एम जो होता है वो होता है 1। यहाँ से हम देख सकते हैं कि यू इज इक्वल टू यू एम, टोटल एनर्जी डेंसिटी जो आ जाएगी वो कितनी होगी, इलेक्ट्रिक कंट्रीब्यूशन प्लस मैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी हो जाएगी यू ई प्लस यू एम। अब फिर यू एम हमारा यू ई के बराबर है तो हम यहाँ रख सकते हैं यू ई, तो ये आ जाएगा टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 2 यू ई। अब यू ई हमारे पास कितना होता है 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, रख देंगे तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो है ये यू है तो आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब इसका एवरेज अगर हम निकालें तो एवरेज निकालने के लिए u का एवरेज करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो ई स्क्वायर रियल का एवरेज, तो ई स्क्वायर अगर रियल पार्ट हम जस्ट देखें तो प्लेन वेव में आ जाएगा ई जीरो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये होता है ई जीरो ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा ई इज इक्वल टू ई जीरो कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, तो जस्ट इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है रियल पार्ट का, तो ये रियल पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर आपके पास एप्सिलॉन नॉट ई जीरो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा का जब एवरेज निकालते हैं तो होता है 1/2, तो हमारे पास आ गया जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी वो कितना आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सो कंसीडर एस अपान यू, अगर हमसे एस अपान यू पूछ लिया जाए कि एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर कितना होगा और एवरेज एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, तो जस्ट हम लोगों ने निकाला था, इसका मान था 1/2 ई जीरो स्क्वायर अपॉन जेड नॉट के कैप, और ये है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट जेड नॉट के कैप, जेड नॉट का मान है अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, रख देंगे यहाँ पे, तो ये ऊपर चला गया, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा 1/अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के कैप। ये क्वांटिटी जो होती है क्या होती है, ये स्पीड ऑफ द वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड इन वैक्यूम, यहाँ से हमारे पास आ गया इतना, तो एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर जो आ गया u को अगर मल्टीप्लाई कर दें c टाइम्स एवरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेंसिटी इनटू k कैप, तो s जो होता है वो हमें क्या बताता है, s जो होता है वो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। एनर्जी फ्लक्स जो s है ये एनर्जी फ्लक्स के बारे में बताता है, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ द वेव। तो एनर्जी फ्लक्स हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, ये जो एनर्जी फ्लक्स है, एनर्जी डेंसिटी जो u है मल्टीप्लाइड बाई स्पीड c। एक टर्म हमारे पास है मोमेंटम डेंसिटी, तो मोमेंटम डेंसिटी जो डिफाइन होती है वो होती है g इज इक्वल टू, ठीक है, मोमेंटम डेंसिटी सबसे पहले क्या होगी, अगर हम बात करें तो मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में देखें तो इसको हम लिख सकते हैं g इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एस, तो ये इस तरीके से डिफाइन ही होता है मोमेंटम डेंसिटी, ठीक है, जहाँ पे s क्या है पॉइंटिंग वेक्टर है। तो अब यहाँ पे हम इसका एवरेज अगर लेंगे तो आ जाएगा g म्यू नॉट एप्सिलॉन कांस्टेंट है, एवरेज ऑफ s, और एवरेज ऑफ s कितना होता है, ये होता है k कैप ई स्क्वायर अपॉन 2 जेड नॉट। सॉल्व कर लेंगे, जेड नॉट का भी मान रख देंगे अंडर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये पूरा टर्म ऐसे ऐसे रख देंगे, राइट, बस जेड नॉट का मान रखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट के कैप ई स्क्वायर अपॉन 2, c का मान होता है 1/अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अब हम इसको एक साथ ले लेंगे तो आ जाएगा 1/c, यहाँ बचेगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के कैप 1/2, ठीक है, तो यह आ गया मोमेंटम डेंसिटी। एवरेज मोमेंटम डेंसिटी कितनी होती है आपके पास ये फार्मूला। फिर हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी जो डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो अब हम लोगों ने निकाल ही रखा है, ये कितना होता है, ये होता है 1/2, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर कितना होता है 1/2 ई स्क्वायर अपॉन जेड नॉट, ठीक है, और यही आपका फिर कितने के बराबर हो जाता है, सी यू के बराबर, तो आई इज इक्वल टू जो इंटेंसिटी है 1/2 ई स्क्वायर अपॉन जेड नॉट, और ये बराबर है सी यू के, है ना, जहाँ पे हम लोगों ने एस अपॉन यू का जब निकाला था, जहाँ पे यू क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। रेडिएशन प्रेशर, तो रेडिएशन प्रेशर क्या है कि सपोज आपके पास एक कोई सपोज आपके पास कोई एक सरफेस है, ये दिख रहा है, इस पे क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, इस पे रिफ्लेक्ट हुई, या रिफ्लेक्ट हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
जो वेव है वो क्या करेगी, इस सरफेस पे जैसे ही टकराएगी, जैसे ही सरफेस पे टकराएगी तो क्या होगा कि ये इस सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी। इसी प्रेशर को बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। और ये प्रेशर किस कंडीशन में, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉर्मल इंसिडेंट करे इस सरफेस पे, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉर्मल इंसिडेंट करे इस सरफेस पे, तो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस सरफेस पे, ग्रीन कलर जो दिख रहा है, तो वही प्रेशर होता है रेडिएशन प्रेशर। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले चेंज इन मोमेंटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, टकराई इससे, तो इसके मोमेंटम में चेंज आएगा। तो जब चेंज आएगा तो कैसे चेंज आएगा, वो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम एनर्जी डेंसिटी, सॉरी मोमेंटम डेंसिटी जो आपके पास होता है, मोमेंटम डेंसिटी जी मल्टीप्लाइड बाई इसका वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम कितना ये होगा, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए मान लेते हैं ये एरिया ए से है, यहाँ पे जितना टकरा है एरिया ए मल्टीप्लाइड बाई सी डी टी, मल्टीप्लाइड बाई सी डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी में टकराया, ठीक है, तो सी डेल्टा टी। तो अगर हम इसका ये कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा वॉल्यूम हो जाएगा जितने में ये टकरा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मोमेंटम डेंसिटी, चेंज इन मोमेंटम बेसिकली क्या होगा, मोमेंटम डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई ए सी डेल्टा टी। तो अगर इसका हम यूनिट भी निकाले तो उससे भी चेक कर सकते हैं कि ये वॉल्यूम होगा, ठीक है। प्रेशर कितना होगा, प्रेशर होता है P इज इक्वल टू एफ बाई ए, और F क्या होता है डेल P बाई डेल टी, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये आ गया A। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ से निकाल लेंगे तो इसका डेल्टा P का मान रखोगे तो ये आ जाएगा। उससे पहले हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, डेल्टा P अपन डेल्टा T आ गया, राइट, इसको जस्ट सॉल्व किए। अब डेल्टा P का मान उठा करके रख देंगे तो आ जाएगा जी ए सी डेल्टा टी अपन डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल, सॉल्व कर लेंगे, ए से ए कैंसिल, सो दिस इज जी सी। तो जो प्रेशर आ गया हमारे पास कैपिटल P, वो आ गया मोमेंटम डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई स्पीड ऑफ द वेव। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने G का एवरेज निकाल रखा है, कितना होता है 1/2c एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये C, इसको C से C कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट मोमेंटम, सॉरी प्रेशर आ गया। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा I एप्सिलॉन नॉट Z नॉट। तो बेसिकली हम लोग इसमें किए क्या है, हम लोग इसमें जो ई स्क्वायर का मान है उसको Z नॉट के टर्म में रखे हैं, राइट, है ना, और इंटेंसिटी के टर्म में। तो इंटेंसिटी जो होता है बेसिकली, इंटेंसिटी हम लोगों ने निकाला था 1/2 ई स्क्वायर अपॉन Z नॉट, तो ई स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल लेंगे इंटेंसिटी के टर्म में, क्योंकि प्रेशर हम इंटेंसिटी के टर्म में कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये आ जाएगा इतना, सॉल्व कर लेंगे इसको तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो है एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट बचेगा, तो अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये क्वांटिटी जो होती है 1/c, क्योंकि C बराबर होता है इतना, तो रख देंगे। प्रेशर हमारे पास आ गया P इक्वल टू आई बाई सी। रेडिएशन प्रेशर फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, तो हम लोगों ने निकाला है रेडिएशन प्रेशर नॉर्मल इंसिडेंस के लिए P इक्वल टू आई बाई सी। परफेक्ट एब्जॉर्बर, यानी वेव गिरा पूरा ऑब्जर्व कर लिया सरफेस ने, तो उस केस में हो जाएगा P इक्वल टू आई बाई सी। लेकिन अगर वेव जिस सरफेस पे गिर रहा है, यानी जिस सरफेस से टकरा रहा है, अगर वो सरफेस पूरा का पूरा वेव को रिफ्लेक्ट कर दे तो उस केस में ये हो जाएगा 2 टाइम्स आई बाई सी। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया रेडिएशन प्रेशर फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। दो केस में, परफेक्ट एब्जॉर्बर के केस में आई बाई सी होगा और परफेक्ट रिफ्लेक्टर अगर है तो 2 आई बाई सी हो जाता है।